बोलते एहसास हुआ। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें मैं बताना नहीं चाहता था और कुछ जिन्हें मैं मान भी नहीं सकता था। 7 साल पहले तब मैं पहले से ही फेंग रुई के साथ रिश्ते में था, जो अब मेरी पत्नी है। लेकिन जब नई टीचर वेंजुआन आई, उनकी सादगी, समझदारी और सुंदरता ने मुझे पहली नजर में बांध लिया। पहली बार मुझे समझ आया कि किसी को देकर दिल तेज धड़कना क्या होता है। मैंने हिम्मत करके उन्हें प्रेम पत्र लिखा, लेकिन मुझे अस्वीकार होने का डर था, इसीलिए मैंने बाएं हाथ से लिखा। लेकिन मैंने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा और न ही मैं पान वेनबो या फेंग रुई के साथ किसी साजिश में शामिल था। हम तीनों उतने अच्छे दोस्त नहीं थे जितने बाहर से दिखते थे। हालांकि उस समय मैं और फेंग रुई रिश्ते में थे, लेकिन सच ये था, फेंग रुई ने मुझे खुद नहीं चुना था। मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे पान वेनबो का भाई बनने के लिए भी कहा गया था। मैं जानता था कि फेंग रुई सिर्फ बेहतर जिंदगी चाहती थी। जो कुछ वह मुझसे लेती थी, उसकी नजर में वह उसके पिता के लिए न्याय था। मैंने सोचा था कि मैं किस्मत मानकर उसके साथ जीवन बिताऊंगा, लेकिन मैं पान वेनबो को अपना सगा भाई मानता था। फिर भी आखिर में वह और फेंग रुई एक ही तरफ निकले। जिनके बीच पिता की मौत का बदला होना चाहिए था, वे साथ थे, और जो बाहर रह गया वह मैं था। कॉलेज खत्म होने के बाद पान वेनबो ने मेरे परिवार से मिलना बंद कर दिया। मेरे पिता बहुत दुखी हुए। फिर मेरी शादी फेंक रुई से हो गई। शादी के बाद भी पान वेनबो ऊपर से हमारी जिंदगी से दूर दिखता था, लेकिन फेंक रुई और उसकी हर गुप्त मुलाकात के बारे में मुझे पता था। फिर भी मैं अनजान बनकर सब सहता रहा। मैं बार बार बिजनेस ट्रिप पर जाने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। यहाँ तक कि पिछली बार घर लौटे हुए भी 6 महीने बीत चुके थे। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी बस किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए बची है। कोई नहीं मानेगा कि फेंक रुई और पान वेनबो के पिता से जुड़ा वह पुराना केस सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उन दोनों ने जैसे मुझे अपना निशाना बना लिया था और मान लिया था कि हर कीमत मुझे ही चुकानी होगी। सबको लगता था कि उस समय हुई हिंसक घटना मेरे पिता के इशारे पर हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था। मेरे पिता ने बहुत पहले ही वसीयत बनवा दी थी। उनकी संपत्ति हम तीनों में बराबर बंटनी थी। हम तीनों उसके कानूनी वारिस थे। और उस निबंध की बात मुझे याद आ गया। मुझे सब याद आ गया। वो निबंध मैंने लिखा ही नहीं था, मैंने उसे कहीं से नकल किया था। उस समय मैं अक्सर होमवर्क नहीं करता था और जिस जगह से मैंने उसे कॉपी किया था, मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं चाहता था कि मेरा अंदाजा गलत निकले। बूढ़े आदमी ने मुझे घूरते हुए ताना मारा। क्या हुआ, अब कहानी नहीं बना पा रहे? उसने मुझे कंप्यूटर के सामने बैठाया और यूएसबी में रखी वीडियो खोलने को कहा। पहली वीडियो मेरे पिता की दी हुई उस दावत की थी जो हमारी पढ़ाई में सफलता के लिए रखी गई थी। जगह थी यही स्कूल का कैंटीन। जो काई और अध्यापिका वेंजुआन दोनों वहां मौजूद थे। ब्लैक बोर्ड के ठीक ऊपर लगे कैमरे में सीटी की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। वो सीटी आराम से बजाई गई थी, लेकिन अजीब तरह से चुभने वाली थी। दूसरी वीडियो पानी की टंकी तक जाने वाले रास्ते की थी। पहले उसमें वेंजुआन मैडम दिखी। करीब 20 मिनट बाद फिर वही धुंधली सी सीटी सुनाई दी। मुझे समझ आ गया, बूढ़ा आदमी अब मान चुका था कि सीटी बजाने वाला मैं ही था। मैंने पूछा, इस ब्लैक बोर्ड में ऐसा क्या राज है जो तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? वो बोला, मैंने अपनी बेटी के केस की रिकॉर्डिंग न जाने कितनी बार देखी, तब जाकर समझ आया। ब्लैक बोर्ड के सबसे नीचे खाने का समय लिखा रहता था। सब लोग उसे रोज देखते थे, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन वही झो काई और मेरी बेटी के बीच मिलने का गुप्त संकेत था। जब भी वे मिलने वाले होते, उस समय को थोड़ा बदल देते। उस दिन सब लोग नशे में थे और जो आदमी सीटी बजाता था उसने इसी तरीके से झो काई और वेंजुआन को पहाड़ी के पीछे बुलाया। जब वे अकेले थे, उसने उनकी तस्वीरें ली, फिर नशे में धुत झो काई पर हमला किया और वेंजुआन की जान ले ली। उसके बाद वो तस्वीरें चुपचाप मेरे डाक बॉक्स में डाल दी, ताकि मैं झो काई को दोषी समझूं और उसी के पीछे पड़ जाऊं। लेकिन तुम लोगों ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद झो काई प्यार में टूटकर खुद ही जान दे देगा। वो अपराध बोध से नहीं मरा था, वो प्रेम में मरा था। यही तुम और पान वेनबो ने मिलकर किया था। उस समय मेरे पास सफाई देने की ताकत नहीं बची थी। वो सीटी, वही जानी पहचानी आवाज, पुरानी यादें और बिखरे हुए सुराग अचानक जुड़ने लगे और मुझे लगा अब मुझे सच समझ आने लगा है। बूढ़ा बोला, तो अब मानोगे? मैं बुदबुदाया। कमाल, सच तो ये था, मुझे पूरे 7 साल धोखा दिया गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बूढ़ा गुस्से में बोला, मरने के बाद भी बहाने बनाओगे? उसने हथौड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उठना चाहता था, तभी लगातार मैसेज भेजने वाला टीपी फिर सामने आया। मैसेज आया, 10 सेकंड बाद बिजली जाएगी। जब वो मेन स्विच देखने जाएगा, उसकी आंखें कमजोर हैं। तुम रसोई में जाओ, पान वेनबो को बचाओ, शायद वो अभी जिंदा है। मैं फिर से स्तब्ध रह गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। बूढ़े ने डर से पहले ही कैंटीन का दरवाजा बंद कर दिया और बिजली वाले कमरे की तरफ चला गया। मैं भाग सकता था, लेकिन आखिर में पान वेनबो को छोड़ नहीं पाया। मैं जानना चाहता था वो जिंदा है या नहीं। मैं धीरे धीरे रसोई के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। तभी मैसेज आया, तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ 5 मीटर पर खाना देने वाली खिड़की है, वहां से अंदर घुस सकते हो। मैं चौंक गया। तुम आखिर हो कौन? बिजली बंद कर सकते हो और यहाँ की हर चीज कैसे जानते हो? टीपी बोला, मैंने स्कूल के कैमरे हैक कर लिए हैं, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, जल्दी करो। मैंने पान वेनबो की लाश का राज समझ लिया है, लेकिन मुझे पुष्टि चाहिए। मैं उसके बताए रास्ते से सर्विंग विंडो तक पहुंचा। अंदर घुसते ही तेज सड़ी हुई बदबू ने घेर लिया। अंदर का नजारा जैसे नरक था। कुछ सड़ी हुई पसलियां, पैरों की हड्डियां और ढेर सारे अंदरूनी अंग बिखरे पड़े थे। पहचानना मुश्किल था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने तस्वीरें खींची और टीपी को भेज दी। टीपी बोला, वो बूढ़ा पागल है, पता नहीं यहाँ कितनों को मारा होगा। फिर तुरंत खुद ही बोला, नहीं, दिमाग लगाओ,
जाओ, ये इंसानी हड्डियां नहीं है। उसने छोटे आकार के सुअर या भेड़ चुने हैं ताकि आकार इंसानों जैसा लगे, लेकिन जोड़ों की बनावट अलग है और ये बदबू भी लाश जैसी नहीं है। नीचे ऑपरेशन टेबल देखो, वहाँ शायद चूना और आग जलाने वाला सामान होगा। जल्दी देखो, मुझे शक है वो नकली सड़न तेज करने की कोशिश कर रहा है। मैं चिल्लाया, तेरे बाप को ढूंढूं मैं जान बचाकर भागूं या जांच करूं? वो बूढ़ा पागल है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, अचानक कैंटीन की सारी लाइटें जल उठी। अगले ही पल एक जोरदार वार मेरे सिर पर पड़ा। सब कुछ धुंधला हो गया। धुंध में मैंने दीवार पर कैमरे की लाइट देखी, वो बंद थी। तार भी पहले से कटे हुए थे। टीपी कैमरे हैकर ही नहीं सकता था और उसने बदबू तक पहचान ली थी। कोई भी तकनीक ऐसा नहीं कर सकी। मतलब वो शुरू से यही था। कमजोर हो चुका मैं विरोध नहीं कर पाया। बूढ़े ने मुझे कसकर बांध दिया। बूढ़ा बोला, जिस पागल की बात कर रहे थे वो पान वेनबो है ना, वो कहाँ है? मैंने पूछा। वो अभी जिंदा है। बूढ़ा बोला, वो 18 साल की उम्र में ही मर चुका था। तुमने उसकी लाश नहीं देखी थी? फिर उसने धीरे धीरे सच बताया। चूना, नकली सड़न, मैंने जानबूझकर इंसानों जैसी हड्डियां जोड़कर नकली शव बनाया। सिर की जगह तुम्हारी पुरानी तस्वीरें रखी। मैं सन्न रह गया। बूढ़ा बोला, तुमने सोच लिया था ये सब तुम्हें पागल करने के लिए किया गया? पानी की टंकी की लाश, गलियारे की तस्वीरें, वो रोने की आवाजें। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं चाहता था तुम टूट जाओ, अपना अपराध कबूल करो, तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों खत्म हो जाए। तुम लोगों को पागल किए बिना मेरी बेटी का दर्द कैसे लौटा? मैंने कहा, तो पान वेनबो जिंदा है ना? फोन वाली आवाज भी तुमने उससे रिकॉर्ड करवाई थी। बीच की चुप्पी, तुम सही रिकॉर्डिंग चुनने में लगाते थे। मुझे पता है वो जिंदा है। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे हाथ में कैमरे का टूटा हुआ हिस्सा है। मैंने स्कूल एलुमनाई फोरम पर पोस्ट डाली कि मुझे इस पोलरॉइड कैमरे का मेमोरी कार्ड मिला है और उसमें अजीब तस्वीरें हैं, लेकिन सच ये है उस कैमरे में मेमोरी कार्ड होता ही नहीं। जिसके मन में डर होगा वो खुद वापस आएगा। और वही हुआ। पान वेनबो लौट आया, लेकिन उस निबंध का असली लेखक नहीं आया। मुझे यकीन था वो जरूर आएगा। मैं लगातार पान वेनबो से पूछताछ करता रहा, अपने जाल सुधारता रहा, पर मैंने नहीं सोचा था कि उसका मुंह इतना सख्त निकलेगा। लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया। आखिर तुम फंस ही गए। मेरा सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन अब सब समझ आने लगा था। बूढ़ा सही था। जिसका वो इंतजार कर रहा था वो सच में आएगा। दूर स्कूल के गेट के अंदर एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, कमजोर लग रही थी, और तभी मुझे समझ आया वो टीपी था। वो सचमुच यही था और वही उस निबंध का असली लेखक था। वो